क्या आपने कभी सोचा है डोमिनोज, प्यूमा, टाटा और सेल जैसे ब्रांड आपको बार बार खरीदारी करने के लिए कैसे मजबूर करते हैं? इसका राज है एक ऐसी कंपनी जो आपके लॉयल्टी पॉइंट्स और ऑफर के पीछे असली ताकत है। आइए जानते हैं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज की वो कहानी जिसने बदल दिया कस्टमर एंगेजमेंट का पूरा गेम। ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, फाउंडेड इन 2008 और आज ये एक लीडिंग सास प्लेयर बन चुकी है। सबसे पहले समझते हैं सास होता क्या है। सास का मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और आसान तरीके से अगर हम समझे तो जैसे आप नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करते हैं, आप फिल्में डाउनलोड नहीं करते, बस ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ऑनलाइन यूज करते हैं। उसी तरह सास आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करते, बस सब्सक्रिप्शन लेकर उसे ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं। बस सब्सक्रिप्शन लो और यूज करो, जिसका फोकस है कस्टमर लॉयल्टी और एंगेजमेंट सॉल्यूशंस पे। कंपनी का प्रोडक्ट 4 पिलर्स पर बेस्ड है। लॉयल्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस लार्ज इंटरप्राइजेस के लिए स्केलेबल और कस्टमाइजेबल लॉयल्टी प्रोग्राम। फिर आता है कस्टमर एंगेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन, पर्सनलाइज एसएमएस, ईमेल एंड पोस्ट नोटिफिकेशन के जरिए ब्रांड कनेक्ट करना। थर्ड आता है एआई और एनालिटिक्स, रियल टाइम कस्टमर्स डेटा और प्रिडिक्टिव इनसाइट जो ब्रांड को स्मार्टर डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। और लास्ट है ओमनी चैनल सीआरएम, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल से सीमलेस कस्टमर्स एक्सपीरियंस। कैपिलरी के क्लाइंट 30 प्लस कंट्रीज में और 250 प्लस ब्रांड कंपनी के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जिसमें टाटा, डोमिनोज, जॉकी, प्यूमा और सेल जैसे दिग्गज नाम शामिल है। कंपनी का रेवेन्यू मेजरली आता है सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन से, प्रोफेशनल सर्विसेज से और कस्टमर सपोर्ट से। एक प्रिडिक्टेबल और रिक्यूरिंग रेवेन्यू स्ट्रक्चर जो सास बिजनेस के लिए परफेक्ट है। अब एक बार हम इस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल समझते हैं, जहां पर कंपनी नॉर्थ अमेरिका से 56.01% रेवेन्यू जनरेट करती है, वहीं एशिया पैसिफिक से 24.99% और रिमेनिंग से 19% की रेवेन्यू जनरेट करती है। अब अगर हम इस कंपनी की सेक्टोरल रेवेन्यू की बात करें तो रिटेल सेक्टर से 28.21% रेवेन्यू आती है, हेल्थ केयर से 20.27% की, बीएफएसआई और टेक्नोलॉजी से 15.60% की, कंज्यूमर पैकेजिंग गुड्स से 10.62% की, ट्रेवल ऑटोमेशन से 9.83% की, एनर्जी रिटेल से 7.17% की, कॉन्ग्लोमेरेट से 7% की और फूड एंड बेवरेजेस से 1.30% की रेवेन्यू इस कंपनी को जनरेट होती है। अब एक बार जल्दी से हम यहाँ पर कंपनी की आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं। तो 14 नवंबर के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 18 नवंबर तक खुला रहेगा। ₹2 फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है। 549 से 577 रुपीज का प्राइस बिन होने वाला है। 877.50 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 345 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में हमें कितना करना होगा। तो रिटेल के लिए एक लॉट में 25 शेयर 14,425 रुपए, तो स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट में 350 शेयर 2,01,950 रुपए, और बिग एचएनआई में मिनिमम 70 लॉट में 1750 शेयर में 10,09,750 रुपए के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल समझ लेते हैं, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से लेके तो सितंबर 25 तक के अपने फाइनेंशियल्स दिए हैं। जहां पर एसेट क्लास से शुरुआत करें तो 466 करोड़ की एसेट्स थी, जो बढ़ के 871 करोड़ मार्च 23 में हुई थी। फिर थोड़ी घटी मार्च 25 में 838 करोड़ हो गई, और 892 करोड़ की मार्च 892 करोड़ की सितंबर 25 तक कंपनी की एसेट्स है। वहीं अगर इनकम की बात करें 266 करोड़ की इनकम 611 करोड़ की मार्च 25 तक हो गई, और लास्ट 2 क्वार्टर की बात करें 362 करोड़ की इनकम कंपनी ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। मतलब रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 88 करोड़ का लॉस कंपनी को मार्च 23 में था, जो घट के 68 करोड़ का मार्च 24 में हुआ, और मार्च 25 में कंपनी 14 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। अब बात करें सितंबर 25 की तो कंपनी 1.03 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर चुकी है। इबिटा की बात की जाए तो -58 करोड़ का इबिटा मार्च 23 में था, जो बढ़ के 78.57 करोड़ मार्च 25 तक हो चुका है, और 39.82 करोड़ का इबिटा सितंबर 25 तक का। नेटवर्थ की बात करें 99 करोड़ की नेटवर्थ मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 509 करोड़ हो चुकी, मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम इसकी जो नेटवर्थ है वो 5 साल में बढ़ चुकी है। अब रिजर्व्स की बात करें तो 31 करोड़ की रिजर्व्स मार्च 23 में थी,
जो बढ़ के 170 करोड़ मार्च 25 में हुई, और सितंबर 25 तक की बात करें तो 149 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व्स है। वहीं अगर बोरोइंग की बात करते हैं 147 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 की थी, जो घट के 77 करोड़ मार्च 24 में हुई। मार्च 25 में कंपनी ने फिर बोरोइंग बढ़ाई और 100 करोड़ की बोरोइंग हुई, और सितंबर 25 की बात करें तो 88.94 करोड़ की बोरोइंग कंपनी। तो अगर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल लगातार सुधरते जा रहे हैं और बोरोइंग भी उनकी अंडर कंट्रोल है। अब एक बार जल्दी से कंपनी की वैल्यूएशन समझ लेते हैं, जहां पर कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन 4576 करोड़ की वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रही है। आरओसी 2.76% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.18 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.85 का है, पेट मार्जिन 2.37 का है, EBITDA मार्जिन 13.13 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.87 का है, ईपीएस 0.26 और पी रेशियो 2214.95 का है। मतलब कंपनी के वैल्यूएशंस बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रही। अब एक बार जल्दी से इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ भी कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर इस कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में सेल्सफोर्स आईएनसी, एडोब आईएनसी, हबसॉफ्ट आईएनसी, ब्रेज आईएनसी के साथ अपना कंपैरिजन दिया है। तो अगर ईपीएस की बात करें तो 1.93 का ईपीएस जो है वो कैपलरी का है, और वहीं सबसे लोवेस्ट ईपीएस जो है वो नेगेटिव में ब्रेज 85.65 का है। वहीं अगर हम पी रेशो की बात करें तो 2200 से ज्यादा का पी रेशो जो है कैपलरी का है, और 40.07 का सेल्सफोर्स का, और 28.60 का एडोब आईएनसी का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी ये कंपनी 2.85 के रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे ही काम कर रही है, जबकि 36.74 की पे एडोब काम कर रही है। तो ओवरऑल इसके कॉम्पिटिटर के सामने देखें तो ये कंपनी थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब बात करते हैं कि आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग ये कंपनी कहां करने वाली है। तो फंडिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के लिए 120 करोड़ का उपयोग करने वाली है। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म के लिए 151 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। कंपनी अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर परचेस करने में जो है 10 करोड़ का आसपास का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बात आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अट्रैक्टिव है। कंपनी के फाइनेंशियल लगातार सुधरते जा रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं, बट कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जहां पर लिस्टिंग पर पैसे बनने की संभावनाएं काफी कम दिख रही है। आप क्या करने वाले हैं? लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेहतर हो सकती है। आप जो भी डिसीजन लें अपनी रिसर्च करने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद, और साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा कि आप इस आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक बार फिर हम अगले आईपीओ एनालिसिस के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।